विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे सीनेट के कार्य और शक्तियाँ। देखिए, अमेरिका में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को संविधान निर्माताओं द्वारा अपनाया गया और उसके साथ ही साथ नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया गया और उसके अनुसार ये आवश्यक समझा गया कि राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा के ऊपर अंकुश रखने वाली कोई संस्था होनी चाहिए, जिससे कि वो जो है निरंकुशता का व्यवहार ना कर सके। तो अमेरिकी सीनेट की रचना या उसे जो भी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं वो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रदान की गई हैं। अब हम अमेरिका की सीनेट की शक्तियों में पढ़ेंगे। सबसे पहली शक्ति है कानून निर्माण संबंधी शक्ति। अमेरिका की सीनेट के पास व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां हैं। साधारणतः विश्व की किसी भी व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन के पास कानून निर्माण की दृष्टि से इतनी शक्तियां नहीं हैं जितनी कि अमेरिका के सीनेट के पास हैं। मुनरो जैसे विचारक ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये कांग्रेस की समानुपाती शाखा है, ये अधीन नहीं है और ये प्रतिनिधि सभा के साथ कानून निर्माण के क्षेत्र में बराबर की भागीदार संस्था या सभा है। अब हम प्रतिनिधि सभा के साथ इसके संबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रतिनिधि सभा के साथ इसकी शक्तियों की तुलना करते हुए इसकी शक्ति को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ें कि साधारण विधेयक के संबंध में इसकी क्या शक्ति है। देखिए, साधारण विधेयकों के संबंध में कांग्रेस की सीनेट की शक्ति प्रतिनिधि सभा के बराबर ही है। कोई भी विधेयक दोनों सदनों में किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और जब तक दोनों सदन उसे स्वीकृत ना कर लें तब तक वो पारित नहीं माना जाता। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं साधारण विधेयक के संबंध में सीनेट की शक्ति प्रतिनिधि सभा के बराबर ही है। दूसरा है संवैधानिक विधेयक। संवैधानिक विधेयकों के संबंध में भी सीनेट की शक्ति प्रतिनिधि सभा के बराबर है। कोई भी विधेयक, कोई भी संवैधानिक संशोधन दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और संवैधानिक संशोधन विधेयक के पारित होने के लिए भी जरूरी है कि दोनों सदन उसे अपने 2/3 बहुमत से पारित करें, स्वीकृत करें, तभी वो पारित माना जाए। अब बात आती है वित्तीय विधेयकों के संबंध में। वित्तीय विधेयकों के संबंध में सीनेट को प्रतिनिधि सभा की तुलना में कुछ उच्च स्थिति प्रदान की गई है। वित्तीय विधेयक सिर्फ प्रतिनिधि सभा में ही पेश किया जा सकता है, सीनेट में नहीं। लेकिन ये स्थिति इतनी ही यहाँ तक ही उच्चता की स्थिति है, सीनेट को किसी भी वित्तीय विधेयक को संशोधित करने का अधिकार है, उसमें परिवर्तन करने का अधिकार है और उसे अस्वीकृत करने का अधिकार है। और इस प्रकार से जो है सीनेट ने अपनी शक्ति के आधार पर जो है किसी भी वित्तीय विधेयक में जो है अपनी इच्छानुसार परिवर्तन किए हैं। कहते हैं कि वहाँ पर एक राजस्व विधेयक में 847 संशोधन जो है और परिवर्तन जो है सीनेट के द्वारा किए गए। तो और इस प्रकार से इतनी अधिक मात्रा में किसी भी राजस्व विधेयक को संशोधित और परिवर्तित कर दिया जाता है कि उस विधेयक के शीर्षक के अलावा कुछ भी उसमें शेष नहीं रह जाता है, अर्थात उसमें जो है विधेयक के अलावा सब कुछ सीनेट परिवर्तित कर देती है। तो इस प्रकार से वहाँ पर किसी भी वित्तीय विधेयक को स्वीकृत करने के लिए जरूरी है कि दोनों सदन अपने जो है उसे पारित करें या विधेयक दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, तभी वो स्वीकृत माना जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वित्तीय विधेयकों के संबंध में भी कुछ मात्रा में छोड़ करके जो है वो प्रतिनिधि सभा के बराबर की स्थिति रखती है। मात्र
प्रतिनिधि सभा मात्र सीनेट में वो विधेयक पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सीनेट की स्थिति जो है वित्तीय विधेयक के संबंध में सैद्धांतिक रूप से ही गौण है, व्यवहारिक रूप से नहीं। और व्यवहारिक और वहाँ पर एक बात में तो जो है प्रतिनिधि सभा की तुलना में सीनेट को उससे उच्चता की स्थिति प्रदान कर दी है, या व्यवहार में प्रतिनिधि सभा की तुलना में उससे अधिक उच्च बना दिया। और वो स्थिति है कि यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वो विधेयक सम्मेलन समिति के पास भेजा जाता है, और सम्मेलन समिति में प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों के बराबर की मात्रा में प्रतिनिधि होते हैं, अर्थात दोनों के 3-3 प्रतिनिधि होते हैं। और ये समिति दोनों शब्दों में समझौता कराने का प्रयत्न करती है। चूँकि सीनेट के सदस्य जो हैं वो प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की तुलना में अधिक योग्य होते हैं, अनुभवी होते हैं और कार्यकुशल होते हैं, इसलिए वह विधेयक उसी रूप में पारित हो जाता है जिस रूप में सीनेट उसे चाहती है। नेक्स्ट है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। सीनेट जो है राष्ट्रपति के साथ कार्यपालिका शक्तियों में भागीदार है, और हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में तो वो प्रतिनिधि सभा से भी अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि प्रतिनिधि सभा को इतनी प्रशासनिक शक्तियाँ या कार्यपालिका शक्तियाँ नहीं मिली हुई। कार्यपालिका क्षेत्र में सीनेट के पास 3 प्रमुख शक्तियाँ हैं। उनमें सबसे पहली शक्ति है नियुक्तियों की पुष्टि से संबंधित शक्ति। अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा जो भी नियुक्तियाँ की जाती हैं वो तभी जो है वैध मानी जाती हैं जब उन्हें सीनेट अपनी स्वीकृति प्रदान कर दे या अपने बहुमत से उनको स्वीकार कर ले। अब देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा 2 प्रकार की नियुक्तियाँ की जाती हैं। पहली नियुक्तियाँ वे हैं जिनका संबंध संपूर्ण राष्ट्र से होता है, जैसे राजदूतों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति, सेना के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति। और द्वितीय प्रकार की नियुक्तियाँ द्वितीय प्रकार की नियुक्तियों में वो संघीय अधिकारियों की नियुक्तियाँ हैं जो कि किसी राज्य में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं, जैसे संघीय जिला न्यायालय के न्यायाधीश, पोस्ट मास्टर के कुछ वर्ग, और इसके साथ ही साथ जो है जिला न्यायवादी, मार्शल इत्यादि। पहले प्रकार की जो नियुक्तियाँ होती हैं वो सीनेट के द्वारा इस आशा से स्वीकार कर ली जाती है कि द्वितीय प्रकार की नियुक्तियों में जो है सीनेट राष्ट्रपति से अपने इच्छा अनुसार व्यक्तियों की अपने राज्य में नियुक्तियाँ करवाती है। और इस प्रकार से जो है वहाँ पर इसी संबंध में सीनेट के प्रति शिष्टता का नियम या व्यवस्था प्रचलित है, जिसके अनुसार ये परंपरा है वहाँ पर कि राष्ट्रपति जिस राज्य में नियुक्ति करना चाहता है, किसी संघीय कर्मचारी की जिस राज्य में नियुक्ति करना चाहता है, तो उस राज्य का जो वरिष्ठ सीनेटर है उनसे उस नियुक्ति के संबंध में विचार विमर्श कर ले। यदि वरिष्ठ सीनेटर उसके दल का नहीं है तो कनिष्ठ सीनेटर से कर ले, और यदि दोनों सीनेटर उसके दल के नहीं हैं तो राष्ट्रपति सीनेट के साथ विचार विमर्श करने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति जो है उस राज्य के जो भी सीनेटर होते हैं उनसे परामर्श कर लेता है, ताकि उस नियुक्ति की स्वीकृति में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न ना हो और इस प्रकार से या उसका विरोध सीनेट में ना हो सके। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अपनी इस शक्ति के आधार पर जो है अनेकों बार अमेरिका की सीनेट के द्वारा जो है राष्ट्रपति के द्वारा की गई नियुक्तियों का विरोध किया गया और उन्हें अस्वीकृत भी किया गया। दूसरी शक्ति है संधियों के अनुसमर्थन की शक्ति। अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा विदेशों के साथ जो भी संधि की जाती है वो तभी वैध मानी जाएगी जब सीनेट अपने 2/3 बहुमत से उसे स्वीकार कर लेती है या उसका अनुसमर्थन कर देती है। अब देखिए, सीनेट की ये शक्ति हम कह सकते हैं
कि वैदेशिक संबंधों के संचालन में जो राष्ट्रपति की शक्ति है उसके साथ भागीदार है और अपनी शक्ति के आधार पर अमेरिका की सीनेट ने जो है संधियों को अस्वीकार भी किया है और अनेकों बार अस्वीकार किया है। और वर्साय की संधि का जो अनुसमर्थन सीनेट ने नहीं किया वह तो जग जाहिर है। हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रसंघ के 14 सूत्रों का निर्माण राष्ट्रपति विल्सन के द्वारा किया गया, लेकिन सीनेट ने इसको स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण अमेरिका जो है राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बन सका। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी संधि के स्वीकृत के लिए जरूरी है कि सीनेट उसे स्वीकार करे। और कहते हैं कि जॉन है ने इसी संबंध में कहा कि सीनेट में आने वाली कोई संधि अखाड़े में आने वाले सांड के समान है। ये पता नहीं होता है कि उस पर सीनेट में कब और किस प्रकार का कब और अंतिम प्रयास सीनेट में किया जाएगा, लेकिन इतना तो निश्चित है कि वह अखाड़े से जीवित बाहर नहीं आ सकते। संधियों के संबंध में ये भी कहा जाता है कि जो प्रशासकीय समझौते अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं तो उनकी वजह से संधियों के अनुसमर्थन की जो सीनेट की शक्ति है उसका महत्व तो कम हो गया है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि प्रशासकीय समझौते भी जो है राष्ट्रपति कुछ सीमाओं में रहकर कर सकता है, संधियों का वो विकल्प नहीं हो सकता है। और प्रशासनिक और इसीलिए जो है अब व्यवहार में अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा विदेशों से जो भी संधियाँ की जाती हैं तो जो सीनेट की परराष्ट्र संबंधी समिति होती है उस समिति से के साथ निरंतर निकट संपर्क में रहते हुए संधि की जाती है, जिससे कि उस संधि को सीनेट की स्वीकृति मिले। नेक्स्ट है अन्वेषण। तीसरी शक्ति है कांग्रेस की घोषणा कर युद्ध की घोषणा से संबंधित शक्ति। सीनेट अपनी जो पहली दो शक्तियां हैं यानी राष्ट्रपति के द्वारा की गई संधियों और राष्ट्रपति के द्वारा की गई नियुक्तियों के अनुसमर्थन की शक्ति, इस शक्ति का प्रयोग सीनेट अकेले करती है और युद्ध की घोषणा करने की शक्ति का प्रयोग सीनेट जो है वो प्रतिनिधि सभा के साथ मिलकर करती है। नेक्स्ट है अन्वेषण की शक्ति। अमेरिका की सीनेट को जो है अन्वेषण या जांच करने की शक्ति भी मिली हुई है। सामान्यतः संविधान के द्वारा यह शक्ति सिर्फ व्यवस्थापन या विधायी कार्य हैं उनके संबंध में जांच की शक्ति मिली हुई है, लेकिन इस शक्ति के आधार पर अमेरिका की सीनेट के द्वारा जो प्रशासनिक विभाग हैं उनके कार्यों की भी जांच की गई है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सीनेट की शक्ति का समर्थन इस आधार पर किया जाता है कि जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार हैं या प्रशासनिक जो भ्रष्टताएं हैं उनको प्रकाश में लाने का एकमात्र यही तरीका है, क्योंकि अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है। तो इसलिए जो है जो कार्यपालिका क्षेत्र में जो प्रशासनिक जो भ्रष्टाचार है उसको प्रकाश में लाने का यही एकमात्र तरीका है। तो इस प्रकार से जो है कहते हैं कि इस शक्ति का प्रयोग करते हुए अमेरिका की सीनेट ने राष्ट्रपति हार्डिंग के काल में 13 षड्यंत्र का पता लगाया, जिसके आधार पर राष्ट्रपति के 3 मंत्रियों को जो है त्यागपत्र देना पड़ा। और वाटरगेट कांड के सत्यों को प्रकाश में सीनेट की सक्रियता के कारण ही लाया गया, क्योंकि इस कांड का पता लगाने के लिए सीनेटर जेम्स इरविन की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई और उसने इस संबंध में जांच पड़ताल की। और हम ये कह सकते हैं कि न्यायालय के साथ साथ सीनेट की सक्रियता ने संपूर्ण कार्यपालिका विभाग अर्थात व्हाइट हाउस को जो है इस कांड में मिलाकर एक प्रकार से रख दिया। तो इस प्रकार से जो है कह सकते हैं कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण शक्ति है, लेकिन इस शक्ति की संभावना ये भी रहती है कि सीनेट के द्वारा इस शक्ति का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। अगला है न्यायिक शक्ति। अमेरिका की सीनेट के पास न्यायिक शक्ति के रूप में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो
सैनिक पदाधिकारी हैं उनके ऊपर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उनके ऊपर महाभियोग लगाने का अधिकार है। अमेरिका के संविधान में ये कहा गया कि देशद्रोह के आधार पर, भ्रष्टाचार के आरोप पर या अन्य किसी गंभीर अपराध के आधार पर जो है इन पदाधिकारियों को महाभियोग के द्वारा जो है पद से हटाया जा सकता है। देखिए, महाभियोग के प्रस्ताव सबसे पहले सीनेट में प्रस्तुत होता है, महाभियोग का प्रस्ताव सबसे पहले प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किया जाता है। प्रतिनिधि सभा के बाद जो है उस प्रस्ताव को सीनेट में भेजा जाता है और सीनेट जो है उसके ऊपर विचार विमर्श करती है, उस पर अपना निर्णय सुनाती है। जब सीनेट न्यायिक समिति के रूप में बैठती है तो उस समय जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है इसकी बैठक की अध्यक्षता करता है और सीनेट यदि अपने 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर देती है तो जो है महाभियोग प्रस्ताव पारित माना जाता है और उस व्यक्ति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। और हम कह सकते हैं कि ये शक्ति भी सीनेट की महत्वपूर्ण शक्ति है। और लॉर्ड राइस जैसे व्यक्तियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस शक्ति के आधार पर जो है ये शक्ति जो है कांग्रेस के शस्त्रागार का सबसे हम कह सकते हैं भारी अस्त्र या महत्वपूर्ण अस्त्र कहा जा सकता है। अन्य शक्तियों में सीनेट कुछ कार्य करती है, जैसे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचक मंडल के द्वारा जो मतदान किया जाता है तो वो मत पेटी जो होती है उसको सील लगाकर, मोहर लगाकर जो है उसे सील बंद करके सीनेट के अध्यक्ष के पास भेज दिया जाता है और सीनेट का अध्यक्ष दोनों सदनों की उपस्थिति में उसको खोलता है और मतों की गणना की जाती है और उसके बाद परिणामों की घोषणा की जाती है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के मतों की गणना और परिणाम की घोषणा की जाती है। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी किया जाता है और यदि किसी भी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद के किसी भी उम्मीदवार को यदि पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में सीनेट सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले पहले दो व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को जो है वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद पर जो है नियुक्त कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है ये उसकी अन्य शक्तियों में आता है। कह सकते हैं कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रतिनिधि सभा जो है सीनेट जो है वह प्रतिनिधि सभा की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तिशाली है और यदि दुनिया की व्यवस्थापकों के अन्य द्वितीय सदनों से तुलना की जाए तो अमेरिका की सीनेट दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन कहा जाता है। अब है सीनेट की आलोचना। इसमें हम कह सकते हैं कि सबसे पहले आलोचना की जाती है कि सीनेट की कार्यवाही का एक दोष फिलिबस्टर कहा जाता है, जिसमें सीनेट सदस्यों को मन चाहे समय तक जो है वो किसी भी विषय पर वाद विवाद करते रहते हैं। तो फिलिबस्टर उनके ऊपर जो है उनके ऊपर किसी प्रकार का वाद विवाद के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो इसलिए जो है फिलिबस्टर की प्रवृत्ति के कारण सीनेट का जो काफ़ी महत्वपूर्ण समय होता है कि काफ़ी कीमती समय होता है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए जो है इसकी ये आलोचना की जाती है। दूसरा है सीनेट के प्रति शिष्टाचार भ्रष्ट राजनीति की जन्म। कहते हैं कि सीनेट के प्रति शिष्टाचार की व्यवस्था के कारण अमेरिका में भ्रष्ट और दूषित राजनीति को जन्म मिलता है, क्योंकि जो सीनेटर होते हैं वो महत्वपूर्ण पदों पर राष्ट्रपति से सौदेबाजी के आधार पर अपने राजनीतिक समर्थक और मित्रों की नियुक्ति करवा लेते हैं।
या उनकी नियुक्ति करवाने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि पहले प्रकार की नियुक्तियों में वो राष्ट्रपति का समर्थन कर देते हैं। वे पहले प्रकार की नियुक्तियों का मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वे नियुक्तियाँ जिनका संबंध संपूर्ण देश से होता है, तो उनमें सीनेट जो है राष्ट्रपति की इच्छित व्यक्तियों को समर्थन कर देती है, उनकी नियुक्ति करवा देती है। और दूसरी प्रकार की जो नियुक्तियाँ होती हैं उनमें राष्ट्रपति सीनेटरों की इच्छा अनुसार व्यक्तियों को नियुक्त करवा देता है। तो इसके कारण हम कह सकते हैं कि एक दूषित और भ्रष्ट राजनीति का जन्म होता है और जो है योग्यता और गुण के स्थान पर जो है चापलूस व्यक्ति महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त होते हैं। अगला है सीनेट प्रशासनिक कार्यों के प्रति उत्तरदायी नहीं। देखिए, सीनेट जो है वो राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियों में जो है भागीदार है, लेकिन वो राष्ट्रपति की भांति प्रशासनिक कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं। तो इस प्रकार से कार्यपालिका क्षेत्र में सीनेट को इतनी महत्वपूर्ण शक्तियाँ मिलना जो है वो उचित नहीं है, ये उसकी आलोचना की जाती है। सीनेट का संगठन अप्रजातांत्रिक है। देखिए, सीनेट की जो अमेरिका की संघ की जो सभी इकाइयाँ हैं उनमें जनसंख्या के आधार पर काफ़ी अंतर है। कुछ इकाइयाँ जनसंख्या के आधार पर बहुत बड़ी हैं और कुछ इकाइयाँ जो है या कुछ राज्यों जनसंख्या की दृष्टि से बहुत छोटे हैं। लेकिन सीनेट में इकाइयों की समानता के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसके आधार पर चाहे कोई राज्य छोटा हो या बड़ा हो, प्रत्येक राज्य को 2 ही प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। तो इस प्रकार से सीनेट के सदस्यों का जो बहुमत है वो संपूर्ण अमेरिका की इकाइयों की जो संपूर्ण इकाइयों की जनसंख्या जो है उसके 5% हिस्से से भी कम होता है। तो इस प्रकार से ये उसका संगठन अप्रजातांत्रिक कहलाता है। जनसाधारण के हितों की उपेक्षा। देखिए, जो सीनेट के सदस्य होते हैं वो कुलीन वर्ग से आते हैं और इसलिए ऐसा माना जाता है कि वो जनसाधारण के हितों की उपेक्षा हो जाती है, क्योंकि सीनेट में जो जनसाधारण के हितों की वृद्धि करने वाले विधेयक हैं उनमें वो लोग क्या करते हैं, रोड़ा अटकाते हैं, बाधा पहुंचाते हैं। अगला है सीनेटीय अहम के कारण राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा। देखिए, एक सीनेट की ये आलोचना की जाती है कि जो सीनेटोरियल अहम है, कर्सी है, जिसके सीनेटोरियल अहम के कारण जो है सीनेट जो है वो यदि राष्ट्रपति जो है वो सीनेट के सदस्यों से नियुक्ति के समय यदि परामर्श नहीं करता है तो सीनेट के सदस्य राष्ट्रपति को सीनेटोरियल अहम के कारण अनावश्यक रूप से उसके द्वारा की गई नियुक्तियों का विरोध करते हैं और उसको अस्वीकार करते हैं। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसको नीचा दिखाने का प्रयत्न किया जाता है। और कई बार संकट की स्थिति में भी यदि सीनेट सदस्यों के द्वारा इसी प्रकार की प्रवृत्ति को अपनाया जाता है तो राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा होने की या क्षति पहुँचने की जो संभावना रहती है।